म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ये ऐसा टॉपिक है ना जो दर्द दे जाता है, और जब सेल्फ और म्यूचुअल साथ में आते हैं तो एकदम दिमाग खराब कर देते हैं। अब अगर इसके अंदर भी लूप होंगे और यहाँ पर कोई करंट आई जाएगी तो इस लूप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। अब आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती क्यों है? अगर इंडक्टर से करंट सडनली चेंज नहीं होता है तो अब यहां पर कहानी क्या, आपने कहा सर अभी करंट यहां से आई जा रहा और इन दोनों से करंट आई था जिसकी वैल्यू थी E/R। अब आपने एक ऐसा स्विच लगा दिया तो क्या होगा? हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत स्वस्थ होंगे। और दिवाली की इस शानदार वेकेशन के बाद आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर ली होंगी, है ना? तो बहुत सारी पढ़ाई अगर आपने कर ली है दोस्त, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आज इस टॉपिक के अंदर चर्चा बहुत बेसिक टॉपिक्स के साथ होगी, बहुत, क्योंकि यार ये ऐसा टॉपिक है ना जो दर्द दे जाता है ना? और जब इसके क्वेश्चंस कुछ छोटे-मोटे आ जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंशियल आ जाती है, L/di/dt, L/di2/dt, कंफ्यूजन आता है। और जब सेल्फ और म्यूचुअल साथ में आते हैं तो एकदम दिमाग खराब कर देते हैं, राइट? तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, और एक्चुअली इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? बेसिक रीजनिंग इतनी है कि हम उसको बहुत बेसिक तौर से पढ़ते नहीं है। मतलब एक्चुअली कई बार क्या होता है ना कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि इसमें ऐसा होता है, डी ऐसे कर देंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है सिनेरियोस के अंदर, जब उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो कई सारे बेहतर आउटकम्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अनडाउटेडली मैं आपको बता रहा हूं, आपको फील आना, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर। वैसे तो मतलब ये टॉपिक अगर देखा जाए, अगर इसकी बहुत डेप्थ में चलना है तो बहुत सारे लेक्चर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के अंदर हम आपको वो सारी चीज समझ कर पाएं और फंडामेंटली क्या क्या इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व कर पाएं। तो बेसिक प्रॉब्लम आती है जब आपका, क्योंकि इस पर जेईई एडवांस बहुत फोकस कर रहा है। जेईई एडवांस ने क्वेश्चंस पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में बात की, इंडक्टर की बात की जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडरेशन में रखा, वर्क डन की बात की, कितनी एनर्जी होगी, किस तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व होगी, वो सब बारे में चर्चा की। एक बड़ा टॉपिक है जो बहुत छूटा हुआ है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जब दो इंडक्टर्स की फाइट होती है, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और अचानक से एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, और फिर दोनों को जोड़ दिया जाए तो किस तरीके से काम होगा या क्या फिनोमिना उस समय जनरेट होगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा है। तो सडन स्वैपिंग होती है, तो इसमें बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है, क्या बेसिक्स है जिस पर हमें फोकस करना है। और बाद में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो काफी अच्छी हैं, दैट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम सम मिराडोव और सम पाथफाइंडर प्रॉब्लम्स, राइट? तो प्रॉब्लम्स का अंदर अगर देखें तो पाथफाइंडर की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रोडो की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हम लोग जो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उनका डिस्कशन भी है। रेजिडुअल करंट का डिस्कशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर दो इंडक्टर जिसमें करंट अलग अलग है उनको पैरेलली जोड़ा गया तो क्या होगा, उनको सीरीज में जोड़ा गया तो क्या फिनोमिना होगा, इसके बारे में हमारी आज चर्चा होगी। तो पहले चर्चा शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, फिर थोड़ी सी चर्चा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, राइट? तो सबसे पहले बेसिक कहानी आ जाती है सेल्फ इंडक्टेंस की। तो एक जल्दी से क्विक आउटकम ले लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, बेटा मैं अगर बेसिक्स की बात करूं तो हर एक स्ट्रक्चर, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, पहले अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन तुमको समझाऊं कि बेटा जब भी तुम सोचते हो तो मन में शब्द आता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? तो जब सेल्फ इंडक्टेंस मन में आता है तो आप सोचो कि किसका होगा, किसका होता है सेल्फ इंडक्टेंस? सोचो, या क्या है फिनोमिना सेल्फ इंडक्टेंस का? तो सेल्फ इंडक्टेंस का सबसे बेसिक फिनोमिना अगर आपने समझ लिया कि खुद की करंट से खुद में कितना फ्लक्स लिंक होगा, उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। आपने कहा मतलब, मैंने कहा फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट करंट ऑफ इट सेल्फ इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब आपने कहा सर करंट किसमें बहेगी? देखो मैंने कहा देखो पहले बताओ फ्लक्स लिंक किससे होगा? तो आपने कहा फ्लक्स लिंक सर जो होता है वो हमेशा एक किससे होता है? लूप से होता है, राइट? तो फ्लक्स एक लूप से लिंक होगा हमेशा, तो किसी एक क्लोज स्ट्रक्चर से लिंक होगा, कोई क्लोज लूप होगा उससे लिंक किया जाएगा। तो अच्छा, मतलब जब किसी क्लोज लूप के अंदर, सुनना ध्यान से पॉइंट को, कि जब किसी क्लोज लूप के अंदर एक करंट बही, फ्लो हुई, तो उस लूप के अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होंगी, बनी होंगी, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आई तो उसके कारण जो फ्लक्स उस खुद के
लूप के एरिया से, किसके, लूप के एरिया जिसमें वो करंट फ्लो की थी, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ प्रति यूनिट करंट, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। आपने कहा अच्छा, मतलब मैं अगर बात करूं, बहुत बेसिक सी बात समझना, कि जैसे मेरे पास एक ये लूप है, इस लूप पे कोई करंट मैंने आई फ्लो करा दी, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर कुछ फ्लक्स जनरेट हुआ, बाहर का होगा, माय मिस्टेक, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, तो डॉट से बाहर आ जाएगा। अब जितना फ्लक्स लिंक हुआ, वट एवर द फ्लक्स is linked with this one, whatever the flux that is linked with this one, it is simply defined as phi. तो phi जितना लिंक होगा प्रति यूनिट करंट, इट इज कॉल्ड एज एल। तो पहले तो ये समझ लो कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, इट इज द फिनोमिना ऑफ अ लूप। किसका फिनोमिना है बेटा, एक लूप का फिनोमिना है। ये मैंने बेसिक बात समझाई ताकि आपको कुछ बेसिक बात में समझा सकूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट। आपने कहा ठीक बात है, तो मैंने कहा देखो इससे जितना लिंक हो गया, आपने कहा सर तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कहा देखो एल सबका कैलकुलेट कर लो, ये जरूरी नहीं है। किसका कैलकुलेट कर लेंगे सर, सोलोनाइड का, टोरॉइड का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं, अच्छा हर एक लूप का हम लोग कैलकुलेट कर भी नहीं सकते ना, हमको आता है कैलकुलेट करना, इसका पूछा जाए नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड यहां कितनी होगी। तो पूछने के लिए कई बार हमको बता दिया जाता है कि भाई यहां पर एल है, अगर एल होगा तो हम मान लेंगे कि इतना फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है। और जब किसी के अंदर फ्लक्स लिंक हो गया तो भैया फ्लक्स का विरोध भी होगा और वहां से फिनोमिना शुरू हो जाता है। तो फंडामेंटल क्या है, किसी भी लूप का एक फ्लक्स लिंकेज होता है। अब लूप के अंदर हम लोग किसी भी लूप का, जनरल लूप का भी हम कंसीडर, जैसे आपके पास ये मान लीजिए कि कॉइल है, अगर आप यहां पर आई करंट फ्लो कर रहे हैं तो आई कैन नॉट डिफाइन द फ्लक्स कितना है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो मैं यहां पर यह जरूर बोल सकता हूं कि इफ फाई इज फ्लक्स लिंक्ड, तो एल जो हो जाएगा वो फाई बाई आई होता है। अच्छा कई बार क्या होता है ना, हमको डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं कि इस लूप का इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो फिर हमें फाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इन्हीं कॉम्बिनेशन की बात आती है और हम बात करते हैं एक सोलोनाइड के स्ट्रक्चर की, तो हम यहां पर फ्लक्स लिंकेज निकाल लेते हैं, राइट। और हम यहां पे फ्लक्स लिंकेज कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि कितना फ्लक्स लिंक होगा। आपने कहा सर अगर इसमें नंबर ऑफ लूप्स n है, पर यूनिट करंट म्यू नॉट एन आई जा रही है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की है, और नंबर ऑफ लूप्स n है, तो जो l हो जाएगा, सॉरी, तो टोटल फ्लक्स जो एसोसिएट हुआ पर यूनिट करंट, अगर इसके अंदर आपने कोई आई करंट फ्लो कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई, और कितने लूप से कनेक्टेड है, कैपिटल एन लूप से कनेक्टेड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनटू एरिया करेंगे तो फ्लक्स आ गया, एरिया से ए, अपॉन किससे कर दिया, आई से, ये से ये कैंसिल, इट सिंपली कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन कैपिटल एन इनटू ए। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी दो बातें समझ लीजिए, क्या, कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लूप एंड द मीडियम। सिर्फ दो चीजों की प्रॉपर्टी है। सेल्फ इंडक्टेंस को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, कितना उसके अक्रॉस बैटरी लगा रहे हैं, क्या सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यू नॉट एन कैपिटल एंड एरिया, ये इसकी डायमेंशनल और मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किटल एलिमेंट्स लाइक एज बैटरी, लाइक एज अदर रजिस्टर, लाइक एज अदर कैपेसिटर, उससे कोई लेना देना नहीं इसका कि आपने इसके बगल में कैपेसिटर लगाया तो अलग हो जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस एक उस बॉडी की कैसी प्रॉपर्टी है बच्चा, अगर बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे तो उसकी डायमेंशनल एंड मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये दो बातें दिमाग में रखनी। तो आपने कहा इसका मतलब सर मैं बैटरी बदल दूं, मैं करंट बदल दूं, मैं कुछ भी बदल दूं, ये एल नहीं बदलेगा। मैंने कहा हाँ भैया, जब तक डायमेंशन चेंज नहीं होंगे या मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक आपका एल नहीं बदलता। आपने कहा सर ठीक बात है। सर एल के होने से होता क्या है, जब खुद का फ्लक्स लिंक हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस से क्या होता है, बस इसको समझ लीजिए एक बार, तो काम खत्म, बेसिक ओवर। सेल्फ इंडक्टेंस से क्या होता है, देखो दो लाइन का बेसिक्स है। आपने कहा सर कुछ नहीं होता है, बैक ईएमएफ होता है, इसको हम बोलते हैं विरोध, अपोज। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस से, विरोध, किसका, चेंज इन करंट का। क्यों, आपने कहा लेंज लॉ,
लेंज लॉ क्या कहता है कि जब खुद का फ्लक्स खुद से लिंक हो गया तो भैया जब आप उसमें चेंज करेंगे तो वहां उसका विरोध भी आएगा ही आएगा। ये बात अपने को दिमाग में रखनी ही रखनी है। तो आपने कहा कि जैसे यहां पर एक करंट आई फ्लो कर रहा था, राइट, मान लेते हैं यहां इनटू द प्लेन कोई फ्लक्स था, लेकिन जब आप आई को चेंज करोगे तो ये फ्लक्स भी बदलेगा, और अगर लिंक्ड फ्लक्स बदलता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज सिंपली डिफाइंड एज माइनस का एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज फाइव बराबर सॉरी ई बराबर माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ये आपने बेसिक तौर पे पढ़ा हुआ है। अब आपसे मैं बोलूं कि ये फ्लक्स लिंक कहां होता है, मतलब ये ईएमएफ कहां पैदा होता है। आपने कहा सर देखो ईएमएफ जो होता है क्योंकि बदलती करंट के कारण है तो लूप में इंड्यूस होता है, मतलब लूप के अंदर आएगा फ्लक्स, तो यहां पर लूप के अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाती है, क्योंकि समय के साथ बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो विरोध करेगी। जब हम सोलेनोइड की बात करेंगे तो उसके हर लूप में पैदा हो जाएगी, राइट, ईच एंड एवरी लूप विल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो जैसे अगर हम यहां से बात करते, हमको बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन अच्छा मैं इसमें लेकर नहीं आया। अब जैसे मैं मेरे से पूछा जाता, आप बहुत बेसिक तौर पे समझना बेटा इस पॉइंट को, कि अगर हमसे ये कंडीशंस पूछी जाए कि भैया कितना बैक ईएमएफ जनरेट होगा, कहां से कहां तक कितना जनरेट हो पाएगा, किस तरीके से होगा, तो आपने कहा कि सर देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ जनरेट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखा है नॉन कंजर्वेटिव, याद रखना है ना। तो आपने कहा कि सर सोलेनोइड में कैसे होता है, मैंने कहा सोलेनोइड के अंदर भी तो लूप्स होते हैं। अब अगर इसके अंदर भी लूप होंगे और यहां पर कोई करंट आई जाएगी तो इस लूप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इन लूप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है जो ई इसके थ्रू जाता है, राइट, एक बैक। अब आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती क्यों है, टू अपोज द चेंज, करंट बढ़ेगा तो घटाएगा, घटेगा तो बढ़ाएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो सर जैसे यहां पर है, अगर आई इंक्रीजिंग हो गया तो ये विरोध करने की कोशिश करेगा, मतलब यहां पर ये बिहेव करेगा एक इस तरीके की बैटरी की तरह, दैट इज एल डी आई बाई डी टी, और ये करंट की दिशा में अपोजिट होगी, मतलब माइनस साइन के साथ लगा दिया। अगर आई डिक्रीजिंग नेचर का होता तो आपने कहा कि सर अगर आई डिक्रीजिंग नेचर का होता तो बैटरी करंट उसको बढ़ाने की कोशिश करती, मतलब ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होता कि करंट इंक्रीज हो। तो भैया चेंज का विरोध करना है तो बैटरी की पोलैरिटी दोनों हो सकती है, तो सर मैं प्लस साइन यूज करूं या माइनस साइन यूज करूं सर्किट के अंदर, तो प्लस और माइनस का लफड़ा हमेशा दिमाग में रख लो बेटा, ये बेसिक अपना पॉइंट, कि जब भी करंट की दिशा में चलेंगे इंडक्टर के थ्रू, करंट की दिशा में चलेंगे तो जो बैक ईएमएफ इंडक्टर डेवलप करेगा दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपने कहा सर प्लस भी तो हो सकता है, जरूरी कि करंट का विरोध करे। मैंने कहा देखो करंट की दिशा में जाओगे तो अगर डी बाई डी टी पॉजिटिव है, अगर डी बाई डी टी पॉजिटिव है मतलब करंट इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो विरोध होगा, अपोज करेगा, करंट कम करने की कोशिश करेगा। अगर डी बाई डी टी निगेटिव हो गया तो जैसे ये निगेटिव होगा, ये वाला निगेटिव और ये वाला निगेटिव मिलके कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब सपोर्टिंग हो जाएंगे, सपोर्टिंग हो जाएंगे, मतलब करंट डिक्रीज कर रही है, आई अगर डिक्रीज कर रही है तो सपोर्ट करेगा, ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको कभी भी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडक्टर को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो ईएमएफ माइनस एल डी होगा या प्लस एल डी होगा, हर एक केस में वो माइनस का एल डी होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिकली अपने आप वो टर्म उस तरीके से चेंज हो जाएगा, उस तरीके से निकलकर आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये हो गई बेसिक बेसिक सी बातें। नाउ आई एम कमिंग टू वन ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो म्यूचुअल की जल्दी से क्विक बात करके निपटाते हैं और फिर इनके कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। तो म्यूचुअल का मतलब सिंपल, अब इंडक्टेंस की बात है तो बात तो किसकी रहेगी भाई साहब,
आपने कहा देखो इंडक्टेंस की बात है, इंडक्शन होना है, ईएमएफ आना है, फ्लक्स आना है, तो भैया फ्लक्स लिंकेज की बात होगी। तो ये बात तो 100% करेक्ट है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ लूप्स के बीच में होने वाली है। और अगर बात लूप्स के बीच की है तो भाई मेरे एक लूप का दूसरे लूप के प्रति कितना इंटरेक्शन है, इसी को तो म्यूचुअल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो आपने कहा कि सर देखो मान लेते हैं कि अगर एक लूप यहां लगा हुआ है और एक लूप कुछ यहां लगा हुआ है, तो अगर यहां पर कुछ करंट I1 गई, ये लूप नंबर 1 था और ये लूप नंबर 2 था, तो I1 करंट गई तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के गई, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल के गई तो इसका कुछ पार्ट इस लूप से इंगेज हो गया। तो मतलब कितना इंगेज हुआ? तो आपने कहा सर जो यहां पर फ्लक्स निकला, फ्लक्स फ्रॉम 2, किसके कारण? phi2 कितना है? बिकॉज ऑफ करंट इन 1, इट इज कॉल्ड एज m। बस सिंपल कंडीशन। इसका फ्लक्स कितना प्रति यूनिट करंट इससे इंगेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, प्लस समझ में आती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। वी कैन कंसीडर, अच्छा अगर एक इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं तो उसको हम इनफाइनाइट लूप की तरह कंसीडर कर रहे होते हैं। ये बात थोड़ा दिमाग में रखेंगे भी। आपने कहा सर बात ठीक है, तो मैंने कहा अब क्या होता है? आपने कहा देखो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया दो के बीच की कनेक्शन की बात हो गई, करेक्ट। लेकिन जब यही म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ दोनों एक साथ आते हैं तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो अब उस ट्विस्ट की चर्चा करना शुरू करते हैं। अब जैसे हमसे बोला गया मेरे भाई कि ये एक, अच्छा इसमें कुछ कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी भी चाहिए। सबसे पहले आता है, अच्छा मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो बेसिक वाले क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग वायर दूसरे से कितना होगा, एक लूप का दूसरे से एंगेजमेंट कितना होगा, वो सब आप लोग कर लेते हैं। मैं अभी आ रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल ओवर अ कॉमन कोर। अगर एक कॉमन कोर की बात की जाए तो उस पर किस तरीके से दोनों का कंडीशंस अराइज होती हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे यहां से एक ये कॉइल आपने बंधी हुई है और एक यहां पर एक और कॉइल है। अब इफेक्ट क्या होता है? अगर यहां पर आपको कॉमन कोर दे दिया गया है तो हम लोग कॉमन कोर जनरली सॉफ्ट आयरन कोर की बात करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। कोर जनरली जो होती है, किसी भी सोलेनोइड की कोर जो होती है वो जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू बनाई जाती है ताकि उसके मैग्नेटाइजेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, राइट। अगर अंदर म्यू नॉट एन आई है तो म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, राइट। एंड म्यू आर इज वेरी वेरी हाई फॉर द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। तो अब जैसे यहां से कुछ करंट I1 गई, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट I1 यहां पर कुछ फ्लक्स लिंकेज हुआ। अब ये जो फ्लक्स यहां लिंक हुआ, करंट आई यहां से आएगी, करंट आई ऐसे आ रही है, इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बाहर जा रही होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके कारण इसके साथ कुछ फ्लक्स लिंक होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसके दो फिनोमिनाज होते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम यहां से कुछ करंट I2 गई, यहां से कुछ करंट I2 आई, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही होगी। तो आपसे कहें कि सर कैसे हम समझे? मैंने कहा देखो भाई, कभी भी ये मत सोचो कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। हमेशा इस बात को सोचो कि फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। आपने कहा कि सर देखो ये यहां से जो फ्लक्स आएगा, येलो कलर का फ्लक्स, वो इसका होगा और व्हाइट कलर का फ्लक्स इसका होगा। आपने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने कहा बताओ इसके साथ कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है, F5 कितना है? तो आप बोलेंगे सर जो इससे आ रहा है वो वाला फ्लक्स पे जा रहा है और इसका खुद का फ्लक्स भी इसके साथ एसोसिएट हो रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर I1 करंट इसमें है और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस है, तो आपने कहा देखो सर
अगर मैं कॉइल नंबर 1 से पूछता हूं तुमसे कितना फ्लक्स लिंक है, तो कॉइल नंबर बोलती है देखो मेरे करंट के कारण L1I1 और इसके कारण MI2। एम क्या हो गया? म्यूचुअल। म्यूचुअल, अच्छा आपने कहा सर यहां आपने बताया नहीं कितना होता। मैंने कहा देखो बेटा, अगर आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर सकते हैं। कई बार एम को डायरेक्टली दे दिया जाता है, लेकिन अगर दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स होते हैं तो एम कैन बी डिफाइंड एज अ वेरी सिंपलिस्टिक थिंग, दैट इज अंडर रूट ऑफ L1 L2 along with one factor that also comes, that is called K, that is defined as the coupling factor। अभी इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में मैं कर लूंगा, लेकिन पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि हमको m गिवन है, हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में m गिवन होता है कि m कितना होगा, उसकी हम चर्चा लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंटरेस्ट m दिया गया है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, ये आपको गिवन है। तो आपसे बताओ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? आपने कहा देखो L1 अगर इसका है तो खुद में अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो खुद का फ्लक्स कितना लिंक हुआ? L1I1। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि फ्लक्स इज वेरी सिंपल अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि सर जब ये अकेली थी तब इतना हो रहा था ना, जब ये आ जाएगा तो कुछ चेंज कर देगा ना। हाँ चेंज करेगा ना मेरे भाई, लेकिन एल को नहीं चेंज करेगा, इसका अपना खुद का फ्लक्स कुछ घुसेड़ देगा इसके अंदर। अब वो किस दिशा में डाल रहा है वो अपने को सोचना पड़ेगा। अगर हम इसके फ्लक्स को देखें तो अगर इसका फ्लक्स उसी डायरेक्शन में आ गया, इन विच डायरेक्शन इसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया था, तो आपने कहा हाँ बात तो सही सर, इसने व्हाइट ने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया और इस येलो ने भी आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब यहां पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? आपने कहा प्लस। और अगर यही फिनोमिना मैं यहां पूछता और मैं यहां पे कर देता कि पोलैरिटी मैंने अपोजिट कर दी, क्या कर दी बेटा? पोलैरिटी मैंने अपोजिट कर दी। पोलैरिटी मैंने अपोजिट कर दी, कुछ ऐसे कर दी पोलैरिटी, है ना, और ये यहां से ऐसे आ गया। अब पोलैरिटी अपोजिट है, इसका मतलब येलो वाला फ्लक्स ऐसे बाहर निकलेगा, ध्यान सोचना। तो आपने कहा अब यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? आपने कहा φ1 बराबर हो जाएगा L1I1 माइनस MI2। ये दो बातें समझ लीजिए। और यहां पर इसलिए जो फ्लक्स लिंक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट जो होता है वो हमेशा फ्लक्स को बढ़ाएगा घटाएगा, फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। और ओरिएंटेशन में आपको देखना पड़ेगा कि सेम आइडेंटिकल कॉइल है, बस लूपिंग का तरीका बदल दिया है। यहां पर करंट जो है वो ऐसे जा रही, वहां करंट बाहर से इधर की तरफ आ रही थी ऐसे। ठीक है ना, करंट का ऐसे फ्लो था, अब यहां पे करंट ऐसे फ्लो जा रही है। ओह सॉरी, करंट का फ्लो अपोजिट हो गया। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा देखो भाई, अब इस केस में जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज माइनस का L1 di1/dt, और यहां पर मैं लगा देता हूं प्लस माइनस m ऑफ di2/dt। तो बस ये दो बातें अपने को ध्यान देनी है, एंड दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो अब मैंने बेसिक बेसिक बातें आपको समझा दी, अब जल्दी से इस पर क्वेश्चंस करना हम लोग शुरू करते हैं, और ताकि हर एक क्वेश्चन को समझना हम लोग शुरू कर सकें। तो अब जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि बेटा अब जल्दी से क्विकली फटाफट क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, फाइंड द
एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस, इससे कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको बोला गया कि देयर इज अ टू कॉइल गिवन and the self inductance of the coil is given as L1 and this is given as L2 and the mutual inductance is given as M. Find current as a function of time. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दीजिए। एक बार करंट आ गया देन वी कैन गेट एवरीथिंग, जो भी हम लोगों को चाहिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, क्या चीजें होंगी, L1 L2 दे दिया गया है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब दीज टू आर इन सीरीज, तो बताओ भैया क्या क्या कहानी बनेगी, कैसे कैसे कहानी बनेगी, उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करना शुरू कर। अच्छा, जब तक ये कॉमन कोर पे रहते हैं तो आपका कपलिंग फैक्टर फुल रहता है, ये भी याद रखना हमेशा। अगर नहीं भी दिया होता तो m बराबर अंडर रूट ऑफ L1 L2 लेके हम काम कर सकते थे। जब तक इन इंडक्टर के डायमेंशन सेम है, अंडर रूट ऑफ L1 L2 हमारा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें तो क्या लिखेंगे, आपने कहा सर बहुत सिंपल कंडीशन है, यहाँ का रेजिस्टेंस बैटरी को E और इसका रेजिस्टेंस हम लोग कुछ स्मॉल r मान लेते हैं। तुम्हारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, आपने कहा देखो सर बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, अगर यहाँ पे करंट आई जाएगा तो करंट यहाँ पर ऐसे आएगा, करंट अगर ऐसे आएगा तो इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा और यहाँ से फ्लक्स अंदर आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का क्या हालचाल है, आपने कहा दूसरे वाले में करंट ऐसे जाएगा, करंट अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब यहाँ से करंट, यहाँ से फ्लक्स ऐसे बाहर निकलेगा और इधर से फ्लक्स ऐसा आ रहा होगा। तो आपने कहा सर दोनों का फ्लक्स कैसा है, आपने कहा विपरीत दिशा में है, इसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद वन कितना हो गया, आपने कहा L1 I, क्योंकि I तो करंट सेम रहेगा, माइनस MI, क्योंकि I तो सेम जाना ही सभी में, क्योंकि दोनों कॉमन सीरीज कनेक्टेड है। तो अगर सीरीज कनेक्टेड है तो दोनों के अंदर जो करंट है वो phi2 बराबर हो जाएगा L2I minus MI, and from here we can very simply say that E minus L डी की बात करें तो यहां से मैं बात कर सकता हूं माइनस का डी, तो L1 माइनस M डी माइनस L2 माइनस M डी माइनस IR, इट शुड बी इक्वल टू 0। और फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से द L इक्वल, कुछ भी खास में रह नहीं जाता क्योंकि अब यहां पर दोनों चीजें जुड़ जाती है, L1 प्लस L2 माइनस 2M इंटू डी minus IR, it should be equal to 0 and this is called as the L equivalent। तो L equivalent की दो पॉसिबिलिटी बेटा ध्यान रखना, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, यहां पर अपोजिट था तो माइनस साइन है, अगर सेम सेंस में तो प्लस साइन आ जाता, और यहां से हम बोल सकते द करंट इज नथिंग बट सिंपली E बाई आर इंटू E की पावर माइनस T। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात कर लूंगा तो डी की बात करेंगे तो dt उधर चला जाएगा, R बाई L का फॉर्मेट यहां पे बन जाएगा, राइट। तो L इक्विवेलेंट अपॉन R, दिस इज द वेरी सिंपल आंसर। तो दिस इज अ सिंगल लाइन क्वेश्चन जो अपन आप आसानी से देख सकते हैं, कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जी, स्टैंड प्रॉब्लम है ना। बेसिक सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बेटा ये गलती, एक सेकंड, ये L बाई आर, सॉरी R बाई L होगा ना, R अपॉन L इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक सारी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, L1 प्लस L2 प्लस। अब मैं दो बातें कर लेता हूं कपलिंग को लेके। देखो बेटा, अगर दो आपके पास, तो कोई भी आपके पास कॉइल्स दे दी गई हैं, based on the reciprocity theorem we can very simply say the M is equal to अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है ना। अगर आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, आइडेंटिकल चीजें, तो आप इसको बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई खास बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बट दिस इज अ वेरी जेनरिक रिजल्ट। अगर पूरा फ्लक्स आपका लिंक हो रहा है तो ये हमेशा इसके बराबर होगा।
कॉमन कोर पर अगर दी गई है तो m बराबर अंडर रूट ऑफ L1 L2 इज ऑलवेज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कॉमन कोर नहीं है, लिंकेज कुछ अलग तरीके का है, कपलिंग फैक्टर अलग तरीके का है, तो अपने को सोचना पड़ता है कि कहानी कैसे जा रही है। तो इस केस में जहां पर आपका लिंकेज अलग अलग हो सकता है कि कितना फ्लक्स यहां से घूम के इससे लिंक हो रहा है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो बेस्ड ऑन द कपलिंग फैक्टर m मे बी लेस देन अंडर रूट ऑफ L1 L2, इसलिए हम इसको बोल देते हैं m बराबर k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 L2, वेयर k इज कॉल्ड एज अ कपलिंग फैक्टर, कि कितना इफेक्टिवली उनके बीच का फ्लक्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहा है। ये बेसिक सी बात है जो अपने को दिमाग में रखनी है। अब यही कपलिंग फैक्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ बात आ जाए, ढूंढू जल्दी से आओ, और फिर कुछ बेसिक बातें और बची हैं उनको निपटाना है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद अपनी बातचीत आती है किसके ऊपर बेस्ड, आपने कहा कि सर देखो इट कम्स विद अ वेरी सिंपलिस्टिक पार्ट, कि अगर मैं यहीं पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, अच्छा एक चीज सॉरी यहां बताना भूल गया मैं, यहां पर बेटा आप ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट इज हाफ ऑफ एल इक्विवेलेंट इनटू आई स्क्वायर, है ना। इसमें कुछ खास बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं रह जाती, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ वेरी इजी कॉम्बिनेशन जहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एल इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m के बराबर है। तो एनर्जी भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में हाफ एल आई स्क्वायर की बात आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली वैल्यूज को पुट भी कर सकते हैं कि यू जो होगा वो हाफ एल इक्विवेलेंट इनटू आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पैरेलल पॉइंट, आपसे बोला गया कि ये L1 है, ये L2 है, और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको M दिया गया है। ना पूछा गया, बताओ भैया, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर कितना होगा, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां E यहां R, जल्दी से सोचना है, फटाफट काम करते हैं। तो आपने कहा सर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बेसिक तौर पे ये तो समझा ही हुआ है कि अगर इंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज सिंपल इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, फंडामेंटल कंडीशन ये आ जाती है कि सीरीज के केस में दोनों में करंट सेम होना चाहिए, और पैरेलल केस में दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट इज द बेसिक कंडीशंस, राइट। अब इन्हीं कंडीशंस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो 1 अपॉन L इक्वल किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 के बराबर है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा यार अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा तो क्या होगा, कितना होगा इक्विवेलेंट। मैंने कहा देखो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा समझाऊंगा, तो इससे आगे मैं कुछ जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो भी काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और आपका इंटेलेक्चुअल पावर, पेन एरियाज जो वो इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये पेन एरियाज के वो बेसिक थ्योरी है जो मैं आपको समझा दे रहा हूं, राइट। तो मैंने कहा यार देख, अगर यहां से कोई करंट आई गई तो कुछ करंट यहां पर I1 जाएगी, कुछ करंट आई यहां पर I2 जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये I1 I2 जाएगी तो वी कैन वेरी सिंपली से, अच्छा इक्विवेलेंट, अच्छा मैं यहां पर अगर मैं सोचूं ना तो मैं इसको सीधे सीधे इक्विवेलेंट के टर्म्स में ठोक सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल ठोक सकते हो। मैंने कहा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है पहले बताओ। आपने कहा इनको हटा के एक लगा दो, तो मैंने कहा इफेक्ट वही रहना चाहिए भैया। तो मतलब जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी था वही इसके अक्रॉस भी डेल्टा वी होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो आपने कहा अगर ये L इक्विवेलेंट है और इससे करंट की करंट कितनी जाएगी, आपने कहा I। तो मैंने कहा देखो भाई एक बात समझ लो पहले, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा देखो भाई L1 di1 by dt इट शुड बी इक्वल टू L2 di2 by dt इट शुड बी इक्वल टू L इक्विवेलेंट di by dt। पहले इक्विवेलेंट निकालने की बेसिक कंडीशन को हम लोग तरीके से समझ लेते हैं कि यार देख सिंपल, L1 डिवाइडेड dt जो इसके क्रॉस होगा वो इसके क्रॉस होगा, वही इक्विवेलेंट का क्रॉस बना चाहिए, और इक्विवेलेंट में उतनी ही करंट जानी चाहिए जितनी इन दोनों के अंदर जा रही थी मिला के, तभी तो मामला सेट होगा। अच्छा भाई, तो आपने कहा सर ये फिनोमेना तो समझ में आ रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर तो ये समझ एक बार कि I बराबर जो है वो किसके बराबर है। आपने कहा I बराबर जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो इसका मतलब di बाई dt किसके बराबर है। आपने कहा ये हो जाएगा di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। मैंने कहा बहुत सुंदर। तो भैया जल्दी से लूप लॉ लगा लेते हैं, एक इसका और एक इसका। दोनों लूप लॉ पे देखा जाए तो क्या बन जाएगा, E माइनस, बेटा अब समझना, म्यूचुअल इंडक्टेंस को दिमाग में रखते हुए कि वो जो सेंस ऑफ करंट है या जो सेंस ऑफ ईएमएफ है वो पॉजिटिव सेंस को डेवलप कर रहा है। ये अभी जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया था बेटा उसमें भी उन्होंने इस बात को बहुत प्रॉपरली नहीं बताया था कि फ्लक्स कैसा है।
इधर इट इज सपोर्टिंग और अपोजिंग। तो अभी मैं एक कंडीशन कर रहा हूं कि बोथ द फ्लक्स ऑफ बोथ इज सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहां पर मैंने एक स्टार मार्क कर दिया है और मैंने बोल दिया है कि क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें लूपिंग डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फ्लक्स ऑफ ईच इज सपोर्टिंग। जैसे आपने ये शब्द सुना तो आपने कहा इसका मतलब पहले के साथ जो फ्लक्स होगा वो L1I1 प्लस m टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। अगर अपोजिंग होता तो यहीं पर एक माइनस साइन आ जाता। और आपने कहा सर m तो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, वो तो सीरीज की केस में। मैंने कहा नहीं बेटा, आप इस m को अंडर रूट ऑफ L1 L2 मत समझो। आपको अगर बोला गया कि इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस m है तो आप इस कंडीशन का म्यूचुअल m मान के चलिए। m म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टू, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिएंटेशन। ये k पे डिपेंडेंट है। हम इस टोटल वैल्यू को m के बराबर बोल देते हैं बेटा कि जो आपने ओरिएंटेशन जैसा रखा है उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस m आ रहा है, राइट। तो हमें ये कभी नहीं सोचना, अगर हमको दे दिया गया बेटा एक बार कि म्यूचुअल इंडक्टेंस m है, देन वी विल कंसीडर कि इन अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस कंडीशन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज m ओनली, राइट। अब वो अंडर रूट L1 L2 के बराबर है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। वो कब अंडर रूट L1 L2 के बराबर होगा? जब पूरा फ्लक्स एक से निकल के दूसरे पर लिंक हो रहा होगा, तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं कि वो अंडर रूट ऑफ L1 L2 के बराबर हो जाएगा। अगर पूरा लिंकेज नहीं मार रहा होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा भाई मैंने कहा भाई अब जरा इस पे जरा ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं। आपने कहा E माइनस IR माइनस L, अच्छा E माइनस IR को मैं डेल्टा भी लिख दूंगा अभी तो आसान हो जाएगा आपके लिए। माइनस L1 di1 by dt माइनस m di2 by dt, it should be equal to 0। और सिमिलरली E माइनस IR it should be equal to, अच्छा भाई यही तो फैक्टर है जो डेल्टा वी के बराबर है, यही फैक्टर डेल्टा वी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, राइट। इनको इन दोनों को डेल्टा वी के बराबर लिख सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा देखो भैया अब अपने पास सिचुएशन क्या बन गई, मैंने कहा एक लाइन में समझ लो भैया, L1 di1 by dt प्लस m टाइम्स ऑफ di2 by dt, it should be equal to delta v और it again should be equal to L। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, एक से रुकना बेटा, ये गलत लिख दिया क्योंकि ये ईएमएफ तो तब होता जब वो होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये कैसे लिख दिया मैंने बेटा, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओनली एल वाज देयर। अभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ गया ना, तो नेट ईएमएफ की वैल्यू एल डिवाइडेड टी बराबर नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी ना, दैट विल बी दिस वन। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए और वो एल इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो एल इक्विवेलेंट जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी, जो आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ इस चीज को इसीलिए लिख देता हूँ, मैंने वो गलती से लिख दिया, L2 di2 by dt प्लस m di1 by dt, इट शुड बी इक्वल टू एल इक्विवेलेंट ऑफ डी आई बाई डी टी। पहले ये देखो मैंने क्या लिख दिया है, वो पहले फैक्टर मैंने थोड़ा सा गलत लिख गया था क्योंकि मैंने उसमें m कंसीडर नहीं किया था, जल्दबाजी में गलती हो गई। तो डेल्टा भी ये सब आपस में बराबर होने चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहूं तो di2 बाई डी टी के टर्म्स की कुछ बातचीत कर सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं di2 बाई डी टी की बात करूं और मैं i के टर्म्स में सोचने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं दैट di2 बाई डी टी इट इज नथिंग बट di बाई डी टी माइनस di1 बाई डी टी। ऐसे तो लिखा जा सकता है बेटा, ध्यान से देखो, एम आई करेक्ट। अब हमें मैनिपुलेट करके इस पूरे एक्सप्रेशन को किसी तरीके से डी आई बाई डी टी के टर्म्स में लाना है और I1 I2 को एलिमिनेट करना है। What is our objective is simply to cover up the whole situation with the di by dt और डेल्टा v के टर्म्स में सब कुछ लेकर आ जाए ताकि एक कॉमन फॉर्मेट में हमारे पास सारी चीजें आ जाए। क्लियर है बेटा? अच्छा तो अब हमारे पास कुछ खास सिचुएशन बनती नहीं, तो यहां पर बन गया मेरे पास L1 di1 by dt प्लस m टाइम्स ऑफ di by dt माइनस m टाइम्स ऑफ di1 by dt, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा v। तो यहां से L1 माइनस m टाइम्स ऑफ di1 by dt, ये
प्लस m टाइम्स ऑफ di by dt, it should be equal to delta v. This is again इक्वेशन नंबर 1. ध्यान से देख लीजिए. अब हम यही सिमिलर सिचुएशन हम यहां पर भी बात कर सकते हैं और यहां पर भी एक फैक्टर निकल कर आ जाएगा और हम सभी को एक फैक्टर पता है कि इन दोनों का समेशन किसके बराबर है. तो हम यहां से कहानी को सेटल करते हुए देख सकते हैं. जरा ध्यान से देखिए बच्चों और दिमाग लगा लो फटाफट. मेरे देखो दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाता है, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करते रह रहे हैं. तो L1 माइनस एम की बात हमने कर ली. अब अगर यही चीज ध्यान से घूरोगे तो यहां पे भी वही इटरेशन आ जाएगा. अगर मैं di2 by dt की बात करूं तो इन द वेरी सिमिलर इक्वेशन जो यहां पर है तो यहां पर यही फैक्टर क्या बन जाएगा, L2 माइनस एम टाइम्स ऑफ di2 by dt प्लस m टाइम्स ऑफ di by dt, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी. अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं 1 2 को तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये आपस में इक्वेशन बराबर हो जाएंगी. तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो बेटा ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर तो आपस में बराबर है. तो अगर इसका मतलब इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे तो L1 माइनस एम इंटू di1 by dt. और कुछ लोगों को थोड़ा अगर पहले चमक गया हो तो बहुत ही सुंदर बात है. कई बच्चों को यहां से सोल्यूशन पूरा चमक जाता है पहले ही. इतना ही हिंट देना पड़ता है. di1 by dt की वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में. जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं di2 by dt की. तो मैंने कहा देखो क्या हो जाएगा, आपने कहा देखो di2 by dt इज सिंपली L1 माइनस एम अपॉन L2 बने. तो अब पूरी इक्वेशन को लेकर आऊंगा I1, क्योंकि I1 L2 आइडेंटिकल है तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी. एक बस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, L1 इंटू di1 by dt ये हो गया प्लस m इंटू ये आ जाएगा बेटा L1 माइनस एम अपॉन L2 माइनस एम इंटू di1. अब di2 था m के साथ तो di2 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी L1 माइनस एम अपॉन, तो दिस इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी. तो अगर मैं यहां से di1 by dt बाहर निकाल लू मेरे दोस्त तो ये फैक्टर बन जाएगा जाके तुम्हारे पास L2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 L2 माइनस L1 m प्लस L1 m माइनस एम स्क्वायर अपॉन L2 माइनस एम. इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी. अब देखो कितना बेसिक इक्वेशन हमारे पास बन गया. तो di1 by dt इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज डेल्टा वी इंटू ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया L2 माइनस एम अपॉन L1 L2 माइनस एम स्क्वायर. सिमिलरली जब आप यहीं से di2 by dt निकालोगे वेरी सिमिलर केस सेम, तो डेल्टा वी इंटू L1 माइनस एम बन जाएगा ऊपर और नीचे तो सेम चीज रहने वाली, कोई खास चेंज नहीं आएगा. वेरी सिमिलर कैलकुलेशन रहेगी बेटा ये माइनस का एम स्क्वायर. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मेरे दोस्त तो एडिंग बोथ थर्ड इक्वेशन और फोर्थ को अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे पता है कि इन दोनों का समेशन जो होगा वो di by dt के बराबर होगा. तो फ्रॉम हियर आई कैन से द di by dt इट इज सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज डेल्टा वी यहां से कॉमन आ जाएगा. तो L1 प्लस L2 माइनस 2m अपॉन L1 L2 माइनस एम स्क्वायर. एक बार देख ले कुछ गलती तो नहीं कहीं करी हमने, ठीक है ना. ये आ गया di by dt की वैल्यू. और di by dt को अगर हम चाहेंगे तो डेल्टा वी अपॉन एल इक्वल लिख सकते हैं. इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन एल इक्विवेलेंट. इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा वी इनटू दिस वन L1 प्लस L2 माइनस 2m अपॉन L1 L2 माइनस एम स्क्वायर. तो यहां से अगर मैं एल इक्विवेलेंट की वैल्यू उसको पुट करूंगा तो आई कैन गेट द रिजल्ट वेरी सिंपली ओवर हियर. एक बार चेक कर लो, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, सही है ना. L1 L2 माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है. सही लग रहा है ना. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं ना. तो एल इक्विवेलेंट अपने पास बन गया बेटा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m. एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो मैंने आपको दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियरली बता दी कि आपको कभी भी सीरीज पैरेलल कुछ भी दिख रहा है. अब आपको एनर्जी स्टोरेज की बात की, कोई बात की, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाफ ऑफ एल इक्विवेलेंट इनटू आई स्क्वायर. जो करंट उसके ऊपर नेट जा रहा है आप उसकी बात डायरेक्टली कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई चैलेंज है ही नहीं, ठीक है ना. तो अगर मैं चाहूं तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में भी अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो इन दिस केस द सर्किट कैन वेरी सिंपल डिफाइंड ऑफ एल इक्विवेलेंट. यहां पर आपने आर ले लिया, यहां आपने ई ले लिया, तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई बराबर
ई नॉट बाई आर या ई बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी आर बाई एल इक्विवेलेंट। द सिंपल कंडीशंस जो हैं 1 माइनस, और ये डीके क्यों हो रहा है, तो राइज करते करते 1 माइनस ई की और माइनस टी अपॉन टी इंटू आर अपॉन एल इक्विवेलेंट। मैंने यहां पे भी डीके कर दिया था क्या, एक सेकेंड, अरे सॉरी बेटा, ये यहां पर भी मैंने इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहां पे भी करंट राइज करेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू आर अपॉन एल इक्विवेलेंट रहेगा। इन ऑल टाइप ऑफ सर्किट्स द सिमिलर सिचुएशन विल बी देयर, मैंने 1 माइनस लिखना भूल गया था, ठीक है ना, तो वो ध्यान से देख लेंगे। करंट विल राइज, और समय के साथ ये करंट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। टी बराबर 0 पे करंट 0 रहेगा और वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। ये तो बेसिक्स का मैंने आपको पूरा काम कर दिया। अब यहां से गेम शुरू होते हैं। ये बेसिक्स थे जो मैंने आपको समझा दिए 40-45 मिनट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं गेम के ऊपर। गेम को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन है सर्किट कंसिस्ट ऑफ द टू इंडक्टेंस L1 एंड L2, रेजिस्टेंस R1 एंड द टू वे स्विच, ए बैटरी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, फोर्स C एंड रेजिस्टेंस R, द स्विच वाज इन द पोजीशन 2 फॉर लॉन्ग टाइम एंड at the instant t बराबर 0 it is thrown to the position 3, find the current through the switch as a function of time t after switching, find total heat dissipated in the resistance R after the switching। ये आपसे पूछा गया है। अब देखो बेटा, जब इसके साथ कनेक्टेड था तो आपसे बोला 2 से 3 पे शिफ्ट करेंगे। अगर 2 से 3 पे शिफ्ट करेंगे तो पहले 2 पे कनेक्टेड था तो पूरी करंट ऐसे फ्लो कर रही थी। इस बैटरी का इंटरनेसेंस आर था, मतलब यहां पे करंट जो थी वो कितनी थी, ई अपॉन स्मॉल आर एट टी बराबर 0, करंट इन दोनों में फ्लो कर रही थी। लेकिन जैसे ही स्विच चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपने बोला सर अब देखो, अब सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपने दिमाग में रख ली, इंडक्टर से करंट अचानक चेंज नहीं होता। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर क्या है, इंडक्टर से करंट सडनली चेंज नहीं होता है। अगर इंडक्टर से करंट सडनली चेंज नहीं होता है तो अब यहां पर कहानी क्या, आपने कहा सर अभी करंट यहां से आई जा रहा था और इन दोनों से करंट आई था जिसकी वैल्यू थी ई बाई आर। अब आपने एक ऐसा स्विच लगा दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इससे करंट चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। इसका करंट ऐसे घूम के आएगा, बिल्कुल आएगा। पूछा गया है फाइंड द करंट टू स्विच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आफ्टर द स्विचिंग। आपने कहा देखो सर, पहली चीज समझना बेटा, इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाली करंट को तो इसमें इस सर्किट में घूमने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इसको ये वाली करंट जो वो इस रास्ते से जाएगी और धीरे धीरे यहां से घूमती घूमती वापस आ रही होगी। पहले देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे दो बातों का ध्यान देना है कि सर देखो, इसके अक्रॉस, क्योंकि यहां इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा, अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा तो एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इसके क्रॉस जीरो रहेगा। तो आपने कहा कि देखो इसके क्रॉस अगर डेल्टा वी जीरो रहना है अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी, तो अगर डेल्टा वी जीरो रहेगा तो इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी को जीरो रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब आई शुड बी कॉन्स्टेंट। तो इस लूप पे तो आई कॉन्स्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वन, इसमें बदल सकता है। तो आपने कहा सर देखो, इसके एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी जो करंट फ्लो कर रही, तो एक ई बाई आर का पाथ ऊपर आ गया और ये डीके सर्किट बन गया कि एक करंट का ऐसा सर्किट बन गया, खत्म। तो अगर मैं यहां से बात करता तो यहां से करंट कितनी आती, तो आप बोलते आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी आर बाई एल,
एंड दिस इज द डीके सर्किट। तो इसकी करंट जो फ्लो करती वो इस डायरेक्शन में आती, ये अपोजिट आती। तो जो स्विच के थ्रू करंट जा रही होती है आई नेट, इट शुड बी इक्वल टू ई बाई आर माइनस ई बाई आर ई की पावर माइनस टी आर बाई एल। तो दिस इज द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द स्विच। हीट डिसिपेट कितनी होगी? तो आपने कहा जो इसके अंदर हीट होगी वही डिसिपेट होगी, इसके अंदर हीट डिसिपेट होगी नहीं, दैट इज ओनली हाफ एल स्क्वायर। इसकी हीट वहीं रहेगी, इसकी एनर्जी वहीं रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक बात है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, जल्दी से देख लो भैया, कोई परेशानी हो तो बताओ। ये समझ में आ गया बेटा? तो ये बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल कहानी आसानी से आपने निपटा ली। अब सोच बेटा, इसी पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन तेरे से पूछता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर विद डिफरेंट करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर विद डिफरेंट करंट, अभी तक जो हमने बात की उन दोनों में करंट एज पर द लॉ मतलब पैरेलल है तो अलग अलग हो भी रही थी, लेकिन वो उसी रेशियो में बट रही थी जब क्या बोलते हैं जितनी L1 L2 का रेशियो होता है। लेकिन अगर अलग अलग हो जाए, क्वेश्चंस भी करेंगे भी है ना, बहुत बड़ी बढ़िया सी चीज है, जरा ध्यान समझना। अब जैसे मान लो मेरे से पूछा जाता है कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, और यहां पर भी एक इंडक्टर है, यहां पर एक स्विच है, जो स्विच अभी इधर कनेक्टेड है, अभी स्विच जो है वो सेकंड पे कनेक्टेड है 1 से, और स्विच को 2 पे शिफ्ट कर दिया गया। L1 इसको L2 बोल दिया, ये E है, ये स्मॉल r। अब इस कंसेप्ट को समझना। इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड एट 1, सडनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। अब ये क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं आज मैं वो तुमको चमकाऊंगा, और गुरु ये समझ लिया ना तो तुम्हें वो फील आ जाएगा कि एक्चुअली इंडक्टर के अंदर हो क्या रहा है, कहानी है क्या उसके अंदर की। तो ये फील करना जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझना इस बात को बड़े अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या बोला मैंने? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2। स्विच कहां से कहां फेंक दिया गया? एक कितने दुक्की से कर दिया गया। कैसे? सडनली। कैसे? सडनली। अब बताओ करंट क्या होगी? तो आपने कहा सर देखो हमने तो पहला सिद्धांत पढ़ा है, करंट अचानक बदलती नहीं है। मतलब बहुत लंबे समय से बात कर रहे होंगे तो करंट तो यहां पर ई बाई आर जा रही होगी, और जो इंडक्टर होता है वो एक लंबे समय से एक ही करंट को लेकर चल रहा होता है, क्योंकि वो इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ई बाई आर करंट होगी, तो करंट चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब करंट को जब आपने 1 से 2 शिफ्ट किया तो अब होता है यहां पर घमासान। क्या होता है बेटा? अब कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, यहां पर करंट इनिशियली कितनी थी? ई बाई आर, और यहां पर करंट इनिशियली कितनी थी? आपने कहा 0। ये इनिशियल करंट है दोनों पे। लेकिन क्योंकि सीरीज कनेक्शन अब आपने कर दिया है, तो जो भी करंट आई यहां से जाएगी, अब उसको यहां से भी जाना पड़ेगा। पहले समझो, अभी इनिशियली दोनों में 0 थी, और हमने एक थंब रूल पढ़ा है, बहुत बार थंब रूल पढ़ा है कि कभी भी अचानक से इंडक्टर से करंट चेंज नहीं होती है। करंट फ्रॉम द इंडक्टर कैन नॉट चेंज सडनली। यही पढ़ा है बेसिक रूल। हाँ सही पढ़ा है। क्यों? आपने कहा इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो इतना ईएमएफ लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर डी आई फाइनाइट हो गया, डी टी इनफाइनाइट स्मॉल होता है, इनफाइनाइट स्मॉल, तो जो ईएमएफ होता है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी भाग जाता है। इट कैन गो अप टू इंफिनिटी। इसीलिए बहुत जगह आप स्पार्किंग वगैरह देखते हैं, अगर अचानक से आपने किया तो इतना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देता है इंडक्टर कि वहां पर इवन एयर तक आयनाइज हो जाती है।
और वहां से लीकेज ऑफ चार्ज अकर कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैं कहता कि सर मैंने सर्किट खोल दिया, क्या होगा? अब यहां पर ऐसा होता, आपने कहा सर मेरी मर्जी है, मैं अचानक से ये स्विच क्लोज था ऐसे, अब मैं अगर इस स्विच को ओपन कर दूंगा तो करंट तो जीरो होना ही है। मैंने कहा बेटा तुम जैसे हिलाओगे ना, ऐसे ओपन करने की कोशिश करोगे इस स्विच को कि मैं सर्किट काट देता हूं, इनके बीच में स्पार्किंग है, स्पार्किंग होती है, और फिर वहां से जो चार्ज होता है, जो करंट होती है इसके अंदर, जो एनर्जी होती है इसके अंदर, हाफ एल स्क्वायर, वो डिसिपेट हो जाती है। At a very high potential, the current immediately dissipates in the form of sparks. तो अगर आप कभी सडनली कोई सर्किट ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसमें एक स्पार्किंग होती है, दैट इज बिकॉज अगर उसके अंदर इंडक्टर लगे होंगे तो वो स्पार्क कर देते हैं, क्योंकि वो एक सर्किट के अंदर एक बहुत हैवी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं टू अपोज अ चेंज। लेकिन अब यहां पर भी क्या स्पार्किंग होगी? क्या इज दिस ऑल्सो द फिनोमेना ऑफ स्पार्किंग? यहां पर क्या होगा? क्या करंट अचानक से जीरो हो जाएगी? क्योंकि करंट को रास्ता भी मिल रहा है, वहां तो करंट का रास्ता बच ही नहीं रहा था, यार रास्ता है। तो यहां होता क्या है? यहां कहानी होती है बॉम्ब वाली। कौन सी कहानी होती है? दिस कहानी इज ऑफ एक्सप्लोजन। तो कहानी ऑफ एक्सप्लोजन क्या है? जरा एक बार दिमाग को घंटी बजाओ, एक बार चलाओ। कहानी एक्सप्लोजन की है क्या? अगर आपको याद हो बेटा, तो एक्सप्लोजन की कहानी यह बोलती है कि अगर कोई बम फटता है तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। आपने कहा सर भले ही ये ग्रेविटी में क्यों ना हो, ये एक्सटर्नल फोर्स mg लगता है, फिर भी मोमेंटम हम कंजर्व करते हैं। आपने कहा क्यों? सर mg जो होता है वो नॉन इंपल्सिव नेचर का फोर्स होता है, तो वो अचानक से मोमेंटम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाता है, और यहां पर जो प्रोड्यूस होता है फोर्स वो बहुत हैवी इंपल्सिव नेचर का फोर्स होता है, तो वो इतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज कर देता है कि उस सडन, उस dt क्षण पर, उस बहुत इन्फिनिटली स्मॉल इंस्टेंट पर एक ऐसा बदलाव जनरेट कर देता है जो कि mg एक लॉन्गर रन पे नहीं कर सकता। बात समझ में आ जाती है? आपने कहा यही चीज हमने पढ़ी। मैंने कहा बस यही फिनोमिना यहां हो रहा है। अब यहां पर दो अहंकारी लोग लड़ रहे हैं, इसकी करंट भी बदलेगी। पहली चीज समझना, इस पूरे लूप में हर क्षण, हर पल, हर इंस्टेंट, हर घड़ी आपका केवीएल वैलिड है। लेकिन जब इस लूप की बात करते हैं तो E माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। यही तो लूप बनेगा केवीएल, आपने कहा। लेकिन इन दोनों ने जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया है ये किसी काम का रहता ही नहीं है, क्योंकि ये अचानक से बदलाव होना है, तो दीज वैल्यूज आर वेरी वेरी हाई, वेरी 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 हाई। तो ये जो प्रभाव है, जैसे मैं यहां पर आपसे बोल रहा था कि यहां पे नेट फोर्स क्या, आपने कहा सर यहां पर नेट फोर्स लिखोगे तो लिखोगे कि भैया एफ इंटरनल है प्लस एमजी है, बट ये इतना बड़ा फोर्स है, ये इतना बड़ा मोमेंटम चेंज कर दे कि एमजी का प्रभाव रहेगा ही नहीं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। एट द वेरी सेम टाइम इस करंट में इसके प्रभाव रह ही नहीं जाते, तो करंट इज गवर्न्ड बाय मेजरली दीज टू ईएमएफ एट दैट इंस्टेंट, क्योंकि ये बात उस क्षण, उस पल, उस घड़ी की हो रही है जिस घड़ी पर आपने इसको इधर से इधर किया है। तो आपने कहा इसका मतलब ये फैक्टर किसी काम का नहीं है और ये फैक्टर किसी काम का नहीं। मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल सही समझो। इसका मतलब क्या होगा? आपने कहा इसका मतलब ये हो गया कि L1 di बाई डी टी इट शुड बी इक्वल टू माइनस का L2 di बाई डी टी, जो इससे करंट गई। तो आपने कहा इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर कुछ नहीं, सिंपल सी कंडीशन है, दोनों बराबर हो, जो dt से dt गया। तो आपने कहा सर देखो अब यहां से अगर इंटीग्रेट करता हूं तो L1 di, अब ये इसका करंट कितना था? आपने कहा इसका t बराबर 0 पे करंट था I बराबर E बाई आर, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का L2 टाइम्स ऑफ डी आई। इसका करंट कितना था? आपने कहा I बराबर 0। फाइनली दोनों करंट आई सेम आ जाएगा। आपने कहा फाइनल तो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आपने कहा L1 I माइनस ई बाई आर, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का L2 इंटू आई माइनस 0। ये इधर आ जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट L1 प्लस L2 आई इट शुड बी इक्वल टू L1 ई बाई आर। और यहां पे इसको हम लोग कई बार फ्लक्स शेयरिंग से भी बात कर लेते हैं, दैट आई फाइनल या आई इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग इज सिंपली डिफाइंड एज L1 ई बाई आर अपॉन L1 प्लस L2।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बात समझ में आता है बेटा? क्लियर है? तो इसी की बात करते हैं कि जब दो इंडक्टर को बेटा सीरीज में जोड़ा जाता है, व्हेन टू इंडक्टर्स विद डिफरेंट करंट, जैसे इसके अंदर मान लीजिए कुछ करंट I1 जा रही थी, यहां पर कुछ L1 था, और इट इज गेट कनेक्टेड विद अनदर L2, और इसमें कुछ करंट I2 थी, एंड समहाउ दे आर कनेक्टेड विद सर्टेन बैटरीज, एंड यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने बैटरी 4 लगा रखी थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप दो डिफरेंट इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो दोनों में करंट का बदलाव होना है, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल चेंज होगा। एक फाइनाइट करंट का बदलाव आ रहा है एक बहुत छोटे समय में, तो एक बहुत बड़ा ईएमएफ जनरेट होता है। तो सर्किट के अंदर कुछ भी लगाओ, यहां पे बैटरी, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो उस क्षण पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बम विस्फोट होगा। और यहां पर आपका फ्लक्स जो होता है वो कंजर्व, तो L1 I1 अगर दोनों सेम ओरिएंटेशन में प्लस L2 I2, इट शुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू I। तो I इमीडिएट इट इज सिंपली इक्वल टू L1 I1, यहां पर प्लस माइनस साइन इसलिए लिख रहे हैं कि अगर अपोजिट करंट होती तो माइनस साइन भी आता, नेट फ्लक्स का कन्वर्जन होता है अपॉन L1 प्लस L2। तो दिस सिंपली डिफाइंड एज द कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, कि नेट फ्लक्स जो होता है थ्रू द बोथ विल रिमेन कांस्टेंट। इस तरीके से करंट रिडिस्ट्रीब्यूट कर जाती है, या इस तरीके से करंट फाइनली फ्लो करती है जब दोनों में इक्वल हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्त, अब इस क्वेश्चन में जो मैंने बात आपसे अभी सीरीज की लिखी कि दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, आपने कहा सर पैरेलल तो कर सकता है, मैंने कहा पैरेलल में अगर करंट फ्लो करेगा तो हमेशा L1 R1 शुड बी इक्वल टू L2, क्योंकि उसी रेशियो में बटेगा, तभी उसका रेट ऑफ चेंज बराबर रहेगा। लेकिन अब यहां पर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, जहां पर बात करते हैं पैरेलल सर्किट कंसिडर द टू आइडियल इंडक्टर L and 2L and resistance are at an instant the same current I naught is flowing in both the inductors। अब दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहे I naught। अच्छा भैया, फिर बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्या हो रहा है, इन द सेम हाउ मच चार्ज विल फ्लो एंड हाउ मच हीट विल डिसिपेट इन द रेजिस्टेंस आफ्टर दिस इंस्टेंट। अब मान लेते हैं कि इसमें भी करंट एक I नॉट जारी, इसमें भी करंट I नॉट जारी, बोला गया बताओ यहां से कितना हीट निकलेगा भैया। तो आपने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात है, सब कुछ निकल जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाफ LI स्क्वायर इसका प्लस हाफ 2LI स्क्वायर इसका मिला के हो गया हाफ ऑफ 3LI स्क्वायर। सर खत्म, अल्टीमेटली करंट तो जीरो ही होना है, तो सारी की सारी एनर्जी निकल जाएगी, यही तो है। कितना आंसर आसान है। अब क्या करोगे, काट दोगे। क्यों गलत हो गया भैया, क्या हो गया ऐसा। अब यहां पर जो चैलेंज है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो सबसे बड़ा इस बात का है कि इंडक्टर के अंदर ना करंट का रेट ऑफ चेंज सेम रहता है। इस पर बेस मुझे बड़े प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन याद आते हैं। एक इरोडोव के अंदर क्वेश्चन है इंक्लाइंड का, जहां रेट ऑफ चेंज जितना वेलोसिटी एक बढ़ाएगा उतना एक घटाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने किया हो तो मुझे बताना कमेंट करके। और उसमें बड़ा यूनिक मेथड है, वैसे उसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे बड़ा लंबा जाता है, बट ये मेथड बड़ा प्यारा है कि एक को यहाँ हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया, एक्स यहाँ का म्यू दे दिया गया है tan थीटा, और बोला गया कि यहां से जाएगा तो फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जितनी वेलोसिटी इसकी घटेगी उतनी इसकी एक्स में बढ़ेगी, तो वहां से v/2 का फैक्टर निकल के बड़ा आसानी से आता है। सो वन लाइनर क्वेश्चन, आई थिंक मुझे जो याद है 102 103 नंबर क्वेश्चन था शायद, 1.102 ऐसा कुछ है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, है ना। एक इंक्लाइन प्लेन फेंका गया, जिनको याद आ जाए ना वो कमेंट करके बता देना कि रोटो का वाला क्वेश्चन है, उसको देखो तो लगभग बढ़िया कॉन्टेक्स्ट यहाँ निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे तो आपने कहा कि देखो सर I नॉट इनिशियल था, किसी क्षण पे क्या होगा, आपने कहा देखो सर यहां पर दो लूप बन सकते हैं, एक ये वाला लूप, सॉरी 3 लूप, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप। जब करंट अल्टीमेटली क्या होगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम होगा क्या, पहले अगर इसको समझा जाए तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। कहां पर, थ्रू रजिस्टर। बट कुछ करंट इस लूप में तो घूम सकता है ना,
इंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है तो उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है जब तक उस करंट में कोई बदलाव ना हो रहा हो। आई अगर कांस्टेंट है तो डीआईडी जीरो होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर इज जीरो। तो a constant current can flow in a inductor, in an ideal inductor without any loss of energy। किसी भी एनर्जी के लॉस के बिना एक इंडक्टर, दो इंडक्टर, तीन इंडक्टर से एक कांस्टेंट करंट इनफाइनाइट समय तक फ्लो करता रहेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पहला ये वाला मुद्दे का पॉइंट है, समझना है आपको। अच्छा भैया, अच्छा बालक। तो आपने कहा सर यहां पर क्या होगा? मैंने कहा देखो भाई ये तो गलत हो गया है। हमारे पास होगा, अगर मैं यहां से मान के चलता हूं कि कुछ करंट यहां पे किसी भी क्षण, बेटा यहां डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये I1 I2 यहां से कुछ करंट जा रही आई, तो क्या लिखेंगे? माइनस एल डी आई वन बाई डी टी माइनस आई आर, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, माइनस 2L डी आई टू बाई डी टी, इट शुड बी इक्वल टू, या एक माइनस तो यहां प्लस कर देते हैं, अपोजिट सेंस में जाएंगे। मैंने डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां प्लस लिखेंगे, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने कहा क्यों लिखा? मैंने कहा देखो जब मैं इस लूप में जाऊंगा तो मैं इधर करंट की दिशा में जाऊंगा, इधर करंट के अपोजिट दिशा में जाऊंगा, तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस का 2L डी आई टू बाई डी टी आएगा, अगर करंट की दिशा में जाता तो माइनस आता। सबसे ज्यादा गलती प्लस और माइनस की होती है इस पूरे गेम में, सबसे बड़ी गलती प्लस और माइनस की है। अगर होती है आपकी तो बता देना। अच्छा सर ये हमेशा मेंटेन रहेगा? मैंने कहा भाई ये हमेशा मेंटेन रहेगा। मैंने कहा अच्छा। फाइनली वो कह सकता अगर दिमाग में एक घंटी बच जाती है तो मुझे आर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने कहा फाइनली एक यूनिफॉर्म करंट, क्योंकि देखो करंट दोनों में एक साथ जीरो हो ही नहीं सकता है। आपने कहा मतलब? मैंने कहा देखो दोनों 2L और L के हैं, मतलब I2 ये वाला अगर कुछ मतलब एक सेकंड में मान लो कि 2 एम्पियर कम हुआ तो इससे एक सेकंड में कितना कम हुआ? 4 एम्पियर, क्योंकि डबल के रेट से तो मरना पड़ेगा, और दोनों का इनिशियल तो सेम था, तो एक डबल रेट से जाएगा तो एक पहले खत्म हो जाएगा, एक बाद में खत्म होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिसका एल ज्यादा है उस पर करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, जिसका एल कम है वहां करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ताकि L1 I1 शुड बी इक्वल टू है। अगर दोनों बराबर होते तो एक साथ दोनों जीरो हो सकते थे, कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन I2 जितनी तेजी से घटेगा उसके डबल तेजी से I1 को घटना पड़ेगा। पहले ये वाली बात यहां समझ लीजिए आप। और चूंकि दोनों का इनिशियल वैल्यू सेम है तो एक तेज कम होगा, एक धीरे कम होगा, तो एक पहले खत्म हो जाएगा, एक बाद में खत्म होगा। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो वैल्यूज कम्स आउट टू बी 2L, टाइम डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, डी आई टू शुड बी इक्वल टू एल डी आई वन। एल से एल कैंसिल हो गया तो ट्वाइस ऑफ I2 कितना? बेटा समझना जरा ध्यान से। फाइनली होगा क्या? मैं थोड़ा दिमाग लगाने की बात करता हूं, जरा समझना। पहले कौन खत्म होगा? पहले करंट किसका? आपने कहा सर देखो I1 तेज, डी आई वन बाई डी टू। बेटा यहां पर ध्यान से घूरो इसको, अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे दैट डी आई वन बाई डी टी इट इज ट्वाइस ऑफ डी आई टू बाई डी टी। इसका मतलब आई नॉट I1 तेजी से डिक्रीज करेगा, ये बहुत में। तो अगर ये जीरो हो जाएगा और आई नॉट बचा रहेगा तो आपने कहा इसका मतलब जैसे इसका करंट जीरो हुआ और ये अभी भी जिंदा है तो ये कहेगा भाई मैं इधर ही घूम लेता हूं ना, और ये करंट यहां से उल्टा और ये इसमें नाच लेके रेजिस्टेंस वाले रास्ते क्यों चूज करूं? ये तो जीरो रेजिस्टेंस का रास्ता है, मैं इधर से नाचूंगा। और अल्टीमेटली दोनों एक ही यूनिफॉर्म करंट को फ्लो करा लेंगे ताकि उसमें कोई करंट का कोई चेंज हो ही ना, और धीरे धीरे इधर का करंट जीरो हो जाएगा। तो जब आप दिमाग लगाते हो इस IR के ऊपर तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा आता है, लेकिन अगर मैं इसको सोच लिया तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आपने कहा इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि फाइनल सर्किट की अगर मैं आपको शकल दिखाऊं तो फाइनल सर्किट की शकल कुछ इस तरीके से होगी मेरे दोस्त, कि कुछ करंट यहां से बह रहा होगा आई फाइनल जो इस लूप में ऐसे जा रहा होगा, और यहां से इसी लूप में आई फाइनल, और यहां पे करंट जो हो जाएगा वो जीरो आ जाएगा। ये हो गया फाइनल सर्किट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता तो डी आई टू, तो ट्वाइस ऑफ डी आई टू इट शुड बी इक्वल टू डी आई वन। अब डी आई वन कहां से कहां? आपने कहा इनिशियल वैल्यू दोनों की सेम थी आई नॉट, तो दोनों का इनिशियल लिखा आई नॉट। फाइनल क्या हुआ? आपने कहा आई वन वाला मतलब डी आई टू ट्वाइस है ना, तो आपने कहा देखो आई टू में करंट सेम रह गई
तो आपने कहा इसकी दिशा सेम रही लेकिन इसकी दिशा पलट गई, तो इसमें करंट आ गई माइनस आई फाइनल और यहां पर हो गई आई फाइनल। पहले ये माइनस और प्लस का चक्कर समझो बाबू भैया। आपने कहा I1 की करंट पहले इधर थी, अब अपोजिट आ गई, तो इसका फाइनल करंट इज माइनस आई फाइनल, उसकी सेम रही। तो आपका क्या हो गया, आपने कहा ट्वाइस ऑफ आई नॉट माइनस आई फाइनल, इट शुड बी इक्वल टू आई नॉट माइनस ऑफ माइनस आई फाइनल। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगे, ये प्लस है इधर जाके, तो थ्राइस ऑफ आई फाइनल इट शुड बी इक्वल टू, ये 2 आई नॉट था, इधर वाला आई नॉट था, इट कम्स आउट टू बी आई नॉट ओनली। तो फाइनल करंट जो आ जाएगी दैट इज आई नॉट बाई 3। अब ये करंट इसमें फ्लो करती रहेगी। तो आपने कहा हीट लॉस कितना होगा, आप बोलेंगे सर हीट लॉस जो होगा डेल्टा एच इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू। तो माइनस ऑफ डेल्टा यू जितना घट गया, तो आपने कहा हाफ ऑफ एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2l इंटू आई नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ l प्लस 2l, क्योंकि अब तो दोनों में करंट सेम ही जा रही है, इंटू आई नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। And from here you can simply calculate the values and get the answer. And this is the actual phenomenon that occurs. इसको बोलते हैं, आप याद करो मैंने कैपेसिटर में पढ़ाया था, this phenomena is called concept of residual charge, इसका सॉरी residual current, इसको बोलते हैं concept of residual current। अगर किन्हीं दो इंडक्टर के अंदर, समझ लो इस कंसेप्ट को अच्छे से, अगर किन्हीं दो इंडक्टर के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर, यहां पे कुछ भी लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उस बात से, है ही नहीं फर्क, क्योंकि अल्टीमेट यही लूप चूज करेगी ये अगर यहां पर करंट, यहां पर L1 है, यहां I1 है, ये L2 है और ये I2 है मेरे दोस्त। अगर L1 I1 बराबर L2 I2 हो गया तो फाइनल अभी यहां रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं ताकि वो इजी समझने में आ जाए। L1 I1 बराबर L2 I2 हो गया, तो I फाइनल जो होगी वो 0 हो जाएगी। क्या 0 हो जाएगी, I फाइनल। और अगर L1 I1 बड़ा है L2 I2 से, जो भी, तो इसका मतलब L1 इसका फ्लक्स ज्यादा, तो अल्टीमेटली फाइनली इसी का फ्लक्स चलेगा, मतलब I1 विल कंट्रोल द डायरेक्शन। तो I1 द I फाइनल विल फ्लो in direction of I1 in loop of both inductor। अगर ये बराबर है तो आई फाइनल 0 क्योंकि दोनों का सेम रेट से डिके होगा, दोनों एक साथ निपट के खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी एनर्जी आर में खत्म होगी। लेकिन अगर L1 I1 L2 I2 में एक बड़ा हो गया, तो भैया जो बड़ा हुआ वो गवर्न कर देगा, उसी की दिशा में चलेगा और वही बता देगा इस दिशा में करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आ जाती है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल, ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो, रख लो, कोई चैलेंज नहीं है, एक लाइन के सारे आंसर्स हैं। सिंपली इसको आप एक लाइन में कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स को बना के कर दो, वो भी सही है, वो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट मेरे दोस्त क्लियर होता है तो मुझे जल्दी से बता दे, इज इट क्लियर। अब हमारे पास कुछ और इंडक्टर की प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूं, और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं एक और, हाँ, टोटल चार्ज। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर का। आपसे बोला गया कि अ सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ द टू इंडक्टेंस L0 एंड L, a resistance R and a battery of electromotive force E and internal resistance small r, and two switches 1 and 2. Initially switch 1 is closed for a long time. Find total charge that will flow through the resistance after the switch 2 is closed. कितना चार्ज फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। पहले ये क्लोज था तो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी बनी रही होगी भैया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, ये इंडक्टर रहा होगा और ये रेजिस्टेंस रहा होगा, और यहां पर एक करंट फ्लो कर रही होगी आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि लंबे समय तक चलता रहा है तो इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, और ये ई और स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस, एक करंट यहां पर इस लूप पे फ्लो कर रही होगी।
अब उसने बोला कि भाई इस ट्रू को भी क्लोज कर दिया, तो अब यहां से करंट जाएगी, अब दो रास्ते बट जाएगी, एक इसमें भी जाएगी और एक फिर इधर से आएगी भी, इधर से भी आएगी और यहां से भी ऐसे जा रही होगी। अच्छा भाई, अब पूछा गया है बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो करंट अगर आई यहां से निकली, यहां पे गई I1, यहां पे गई I2 मान लेते हैं। अब I2 इधर से जाएगी, I1 इधर से जाएगी, मैंने मान लिया लेट अस सपोज। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लूप इक्वेशंस है। हमारा बेसिक फंडामेंटल शुरू ही से होता है। तो आपने कहा सर पहला लूप लॉ लगाते हैं, तो क्या बना, E माइनस आई आर, ये छोटा वाला करंट, आई करंट निकल गई, माइनस, अब ऊपर वाले में जाएंगे तो L di1 बाई डी टी माइनस I1 इंटू कैपिटल आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। और ऊपर वाले लूप की बात करें तो माइनस का L नॉट di2 बाई डी टी, या इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का बराबर होगा, इट शुड बी इक्वल टू L di1 बाई डी टी प्लस I1R। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, तीसरी इक्वेशन बन गई दैट I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब निकालना है कि कितना चार्ज पास हुआ रेजिस्टेंस से। कैसे निकाले? अब घंटी सोचना क्या है, अपने को चाहिए क्या बेसिकली, चार्ज पास मतलब डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I1 डॉट डी टी, जो करंट इससे निकला वही तो होगा। तो फंडामेंटली मुझे I1 डॉट डी टी को ही तो इंटीग्रेट करना है। अब अगर मैं I1 डॉट डी टी को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं क्या सोचूं यार, ऑब्जेक्टिव समझो, हाँ, दिमाग लगाओ खुद का भी। अब इक्वेशन में मजा गुरु तभी आएगा जब तुम खुद का दिमाग लगाना शुरू करोगे कि यार सर di1 ये dt है, फाइनली क्या हो जाएगा। अब यहां से आपने कहा देखो सर अगर मैं यहां सोचूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर मैं I1 डॉट डी टी यहां बनेगा, अब जरा ध्यान से देखना, L नॉट डी आई, इट शुड बी इक्वल टू L di1 प्लस I1 डॉट डी टी इंटू आर। आपने कहा कि सर देखो I1 डॉट डी टी जो है ये तो मुझे बता देगा टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, कहां से कहां तक निकालना है, जो इनिशियल से फाइनल कंडीशन t बराबर 0 से t। तो आपने कहा कि सर यहां पर तो मुझे बात करनी टोटल चार्ज फ्लो की, तो ये तो I1 डॉट डी टी की इंटीग्रेशन तो q फ्लो दे देगा इंटू आर। L नॉट डी आई टू ये किसके बराबर, तो आपने कहा डी आई टू मतलब करंट t बराबर 0 पे करंट इसमें कितनी थी, तो आपने कहा सर t बराबर 0 से बात करनी है तो यहां पे करंट थी 0, तो आपने कहा 0। I1 पे कितनी थी, आपने कहा सर यहां पे करंट थी I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अच्छा भाई यार फाइनली क्या होगा जब पूरा सर्किट स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, आपने कहा देखो सर ये प्लेन वायर बन जाएगा और ये भी प्लेन वायर, तो इससे कुछ करंट नहीं जाएगी, सारी करंट इसी से जाएगी। तो आपने कहा देखो फाइनल अगर मैं बात करूं तो फाइनल तो ये हो जाएगा कि ये प्लेन वायर, तो ये तो रेजिस्टेंस बन गया और ये वाला पूरा प्लेन वायर बन गया, तो आपने कहा सर इससे जाने वाली करंट तो 0 हो जाएगी, जो करंट होगी इसी से जाएगी, और कितनी जाएगी करंट आई फाइनल, तो आपने कहा सर ये जाएगी ई बाई आर, क्योंकि अब इसका इस वाले आर का तो कोई लेना देना रह ही नहीं गया। तो आपने कहा आई फाइनल ई बाई आर, तो I1 फाइनल कितना, आपने कहा ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा ई बाई आर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, कितना हो गया, आपने कहा L नॉट ई बाई आर माइनस 0, इट शुड बी इक्वल टू L इंटू 0 माइनस ई अपॉन आर प्लस आर प्लस क्यू फाइनल इंटू आर। ये इधर आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहां से अपने पास फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, Q फाइनल इज इक्वल्स टू E L बाई आर इधर बन जाएगा प्लस L अपॉन आर, सॉरी L नॉट ये वाला बनेगा, L इधर वाला बनेगा, R प्लस स्मॉल आर, और ये R नीचे आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अब ये प्रॉब्लम सिंगल लाइन प्रॉब्लम बनी, बट अप्रोच इंपॉर्टेंट थी कि सोच क्या है। यही क्वेश्चन अगर आपसे जेई पूछ लिया जाएगा आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया गया है, बट यही क्वेश्चन एक बहुत आसान तरीके से हो सकता है, सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से बन सकते हैं, और इसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भी करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस इज अगेन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, नॉट बिग थिंग, इट्स वेरी सिंपलिस्टिक बट लिटिल कॉम्प्लेक्स. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बोला कि इन द सर्किट शोन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L and a resistance R can be connected across a battery of electromotive force E and the internal resistance small r through a switch. Find total heat dissipated in the resistance R after the switch is closed. Switch close करने के बाद क्या रहेगा ये बता दो. तो भैया एक ये हो गया, एक ये हो गया. आपने कहा स्विच क्लोज करने के बाद आर से कितनी हीट जाएगी. ये क्वेश्चन अब हीट डिसिपेशन निकालना है. हीट डिसिपेशन आर से निकालना है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. कैसे सोचे, यहां आता है थोड़ा सा दिमाग. अब यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहानी क्या बनेगी. आपने कहा सर देखो यहां पर इसका इंटरेक्शन आर है, मान लेते हैं कि स्विच क्लोज हो गया तो यहां से करंट कुछ गई आई, एक पार्ट यहां गया I1, एक पार्ट यहां गया I2. हीट डेल्टा एच निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू I1 स्क्वायर आर डॉट डी टी का इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तक. यही तो करना है मेरे को. चूंकि करंट टोटल कितनी सप्लाई करेगा ई या आई का, तो वहां हाफ एल आई स्क्वायर वहां स्टोर हो गई, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी निकाल दो, या वो कर दो, वो भी एक ऑप्शन है बट वो भी लंबा ही लग रहा है मेरे को. तो या I1 निकाल के कर दो, मैटर एक ही चीज है, करना तो वही पड़ेगा. कैसे सोचे, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं फिर कुछ देखे दिमाग लगेगा कि नहीं लगेगा. ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर माइनस I1 इंटू कैपिटल आर, इट शुड बी इक्वल टू 0. दूसरा आ जाएगा यहां का L di2 by dt, इट शुड बी इक्वल टू I1 R. आपने कहा सर ये दो इक्वेशन है मेरे. ऑब्जेक्टिव क्या है, जब भी ऐसी क्वेश्चंस पिक्चर में आए तो सबसे पहले सोचो ऑब्जेक्टिव क्या है. आपने कहा ऑब्जेक्टिव है I1 निकालना, क्योंकि I1 यहां से जा रहा है, I1 निकालने का काम हो जाएगा. अच्छा तो I बराबर जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा. आपने कहा बिल्कुल होगा, इसमें तो क्या था. तो I बराबर I1 प्लस I2, हमको I1 निकालना है, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा I2 को. अब यार di2 कैसे एलिमिनेट करूं, मतलब किसी तरह मुझे di2 की जगह मुझे यहां पर I1 लाना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेटलमेंट की तरफ लेके चलना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है, मतलब सोचना पहले ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या, I1 किसी तरह निकल के आ जाए, ये पूरा फंक्शन I1 में आ जाए, मतलब di2 बाई dt और I ये दो मुझे हटाने हैं पिक्चर से. क्या करें. आपने कहा सर देखो एक काम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि क्या करें भाई, क्या करें भाई, क्या करें भाई, क्या करें. आपने कहा सर देखो एक चीज समझ में आती है, ऐसे सोचो बेटा, मैं चाह रहा हूं इस पे आप दिमाग लगाओ तो मजा आएगा. अब मैं सारे ऑप्शन आपके साथ रख रहा हूं कि देखो क्या क्या हो सकता है. यार सर यहां से di2 बाई dt बनेगा एक, अगर यहां से d, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली हीट डिसिपेशन तो इसी से निकालना है ना r से, तो मुझे I1 स्क्वायर r का ही तो वैल्यू चाहिए होगा. तो मुझे I1 की तरफ मूव कर जाऊं तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन. अब I1 की जगह मूव करना है तो I की जगह कुछ लाना पड़ेगा. आपने कहा कि सर देखो यहां से अगर मैं सोचूं तो एक तो ये फैक्टर बन जाएगा IR बराबर हो जाएगा di1 बाई dt और di2 बाई dt. तो di2 बाई dt को लिख सकते हैं यहां से L के टर्म्स में चले जाके कि di बाई dt माइनस di1 बाई dt. और अब I के साथ क्या करें, इसको सोचो. इसको बेटा 5 सेकंड 10 सेकंड का समय दो बच्चा, पॉज करो, सोचो क्या कर सकते हैं. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है I1 निकालना है, किसी तरीके से I2 यहां से हटाना है, I यहां से. I बराबर I1 प्लस I2 हो सकता है, ये ऑप्शन बन सकते हैं. क्या करें, मैंने देखा यार एक ऑप्शन ही बन सकता है कि मैं यहां पे सोचूं तो मैं लिख सकता हूं E माइनस इसको, क्योंकि मुझे I1 I2 का एक रिलेशन पता है, यहां से I1 I2 को पड़क दे. तो मैंने कहा पूरी इक्वेशन को I1 प्लस I2 में लेके चलूं क्या, देखो जरा कुछ मिलेगा क्या, इट शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं E1 माइनस I1 टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R, इट शुड बी इक्वल टू I2 इंटू स्मॉल r. अगर मैं यहां पर देखूं और उसको मैं समझने की कोशिश करूं तो वी कैन वेरी सिंपली, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं di1 बाई dt इंटू R प्लस R, इट शुड बी इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
ई माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का डी आई टू बाई डी टी इंटू स्मॉल आर, ये फैक्टर हमारे पास एक बन सकता है। अगर मैं इस डी आई टू बाई डी टी की जगह ये फैक्टर यहां पर उठा के डाल दूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन और बन सकता है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डी आई टू बाई डी टी लिख सकता हूं डी आई वन, तो मैंने लिखा एल ये, और नीचे आ गया ये स्मॉल आर, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू डी आई वन बाई डी टी, इट शुड बी इक्वल टू आई वन इंटू कैपिटल आर। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे पास आ गया डी आई वन अपॉन आई वन, इट शुड बी इक्वल टू आर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, और ये एल भी नीचे आएगा इंटू एल डॉट डी टी। माइनस साइन एक पहले से लगा हुआ, तो माइनस साइन यहां लगा दीजिए एक तरफ, सॉरी, वी कैन इंटीग्रेट इट। क्या ये दिखाई पड़ रहा है? नाउ आई कैन से ln I upon sorry ln I1, it should be equal to r into small r upon L times of r plus small r into t। अब अगर मैं बात करूं तो t बराबर 0 पे करंट तो 0 थी, तो t बराबर 0 पे I की वैल्यू 0 हो गई, और I1, अच्छा ठीक है, इन द सर्किट फ्रॉम द parallel combination of the coil of the inductance L and the resistance R can be connected across a battery of electronegative force E in resistance R through a resistance, find the total heat distributed in the resistance after the switch is closed। तो टी, अच्छा टी बराबर 0 पे आई क्यों 0 होगा, मतलब इस पे, इस लूप पे नहीं जाएगा, I1 तो रहेगा, तो एट टी इक्वल टू 0, मैं भी क्या करूँ, I1 इट शुड बी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इसका अर्थ तो इस लूप में करंट फ्लो करेगी टी, इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगी, तो I2 0 रहेगा बट I1 तो रहेगा, और एट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो I1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि करंट यहां से नहीं जाएगा, उस वाले लूप को फॉलो करेगा, तो इन्फिनिटी पे करंट 0 जाएगा, तो मैंने कहा टी बराबर 0 की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे लिमिट लगाऊंगा, तो टी बराबर 0 से किसी भी टाइम टी तक, तो टी बराबर 0 पे करंट हो गई ई अपॉन आर प्लस आर, और किसी भी टाइम पर हो गई, इसको मैंने बोल दिया आई नॉट, लेट अस सपोज। तो यहां से फैक्टर अपना बन जाएगा ln I अपॉन आई नॉट, इट शुड बी इक्वल टू, ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, दैट दिस फैक्टर ऑफ आर आर अपॉन एल आर प्लस आर, हाँ, आर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल इंटू टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट आई शुड बी इक्वल टू, या टी बराबर 0, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई, तो आई शुड बी इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर इंटू एल इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी, कुछ कहीं एरर कैलकुलेशन, कुछ गलती नहीं है, हो गया, देखा। तो अब हमारे पास डेल्टा एच की बात कर ले, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा, I1 स्क्वायर डॉट डी टी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट। तो मैं यहां से बात करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2r इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर इंटू एल इंटू टी डॉट डी टी को इंटीग्रेट करना होगा। आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया 0 से इन्फाइनाइट तक, ई का इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा, बट ये वैल्यूज डिवीजन में नीचे की तरफ आ जाएगी, तो आई नॉट स्क्वायर डिवीजन में आ गया नीचे 2r इंटू स्मॉल आर, और ऊपर आ गया r प्लस आर इंटू एल, और यहां पर ये इंटीग्रेशन सेम बन गया, तो e की पावर एक माइनस साइन और आएगा, और यहां पर e की पावर इनफाइनाइट से, तो e का माइनस इनफाइनाइट से माइनस e की पावर 0, क्योंकि t की वैल्यू पुट करोगे तो अंदर के वैल्यू फैक्टर, तो e का माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 ये 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा h इट कम्स आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर r प्लस आर इंटू एल अपॉन 2r इंटू स्मॉल आर, और नाउ वी कैन पुट आई नॉट एज ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा यहां से r प्लस आर इंटू एल अपॉन 2r इंटू स्मॉल आर, ये से ये कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी ई नॉट अपॉन
आर प्लस आर इंटू एल अपॉन 2r इंटू स्मॉल आर। सही है ना सब कुछ? ठीक है। तो दीज आर द सर्किटल प्रॉब्लम जो जनरली आते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं, जनरली हम लोग समझते हैं। कुछ गलती तो नहीं हुआ है कहीं पे भी? ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। आर प्लस आर आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर आर होना था ना, यहाँ पे एक आर भी तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो आर गया कहाँ है? ये एक आर की गलती बेटा यहाँ हो गई है। दिस शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन। ये आर आपका कैंसिल होना चाहिए था, एक और आर यहाँ। बेटा ये आई नॉट स्क्वायर आर था ना, ये वाला आर मैं भूल स्किप कर गया था, ई की बार लिख लिया अंदर, है ना, ये शायद गलत हो गया था। ये आर रहेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ई नॉट एल अपॉन 2r इंटू आर प्लस आर। सॉरी सॉरी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर भी देख लीजिए कुछ छोटी मोटी गलती ना हुई हो, होपफुली नहीं हुई होगी। और दीज आर द सर्टेन थिंग्स आई थिंक जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एलसी ऑसिलेशन और वो चीज़ हम आगे करके आएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये होमवर्क में एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। होपफुली मैंने कोशिश की है बच्चों कि आप तक सारी बातें पहुंचा दूं, और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चंस करते रहिए, सवाल करते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए बच्चों, और इस पूरे के पूरे पेंटर सीरीज को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहें। तो बेसिक चीजें क्या क्या थी इन पूरे में? व्हाट इज द रेजिडुअल करंट, क्या है रेजिडुअल करंट, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे देखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे देखना है, वो सब बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे।